नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में। और आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के ऊपर। ये हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक न्यायपालिका में दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने बात करी थी न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका की संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में हमने बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार न्यायिक सक्रियता के बारे में। तो इस सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार और न्याय सक्रियता के बाद आज का हमारा न्यायपालिका का टॉपिक हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो कुछ अधिकार दिए गए हैं। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा दायर किए गई सीमा के अंदर ही काम करता है। जो संविधान के द्वारा एक सीमा दी गई है उसी के तहत रहकर सर्वोच्च न्यायालय हमारा कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अब बात कर लेते हैं क्षेत्राधिकार की। तो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिन्हें हम मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। चौथा रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। तो ये 4 क्षेत्राधिकार प्रमुख हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा। अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करके समझते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 131 में वर्णित की गई है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है वैसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में ना जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि ऐसे मुकदमे जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, और वह मुकदमे हैं भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में उत्पन्न विवाद। तो ये किसी उच्च न्यायालय नहीं जाके सीधा उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। केंद्र तथा एक या एक उससे अधिक राज्यों व एक अथवा उससे अधिक राज्यों के बीच होने वाला विवाद, यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा, ना कि उच्च न्यायालय के पास। 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न वाले विवाद, ये विवाद भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। मौलिक अधिकार को कार्यान्वित करने वाले संबंधित विवाद, ये सारे जितने भी मैंने आपको विवाद बताए ये सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में आते हैं, यानी सीधे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में जाएंगे। यह इन सारे विवादों का निपटारा जो है सीधा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का उच्च न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा क्षेत्राधिकार है हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार। वे सभी मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं। यानी निचली अदालतों ने किसी विवाद पर अपना फैसला दिया, लेकिन उस विवाद से वह व्यक्ति वह संस्था संतुष्ट नहीं होता है, तो वह दूसरे विरुद्ध यानी निचली अदालतों का जो निर्णय है उसके विरुद्ध अपील कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं और इसके अंतर्गत 3 तरह की अपील सुनी जाती है: संवैधानिक अपील, फौजदारी और दीवानी। एक बात और, इन अपील करने के लिए उच्च न्यायालय की परमिशन आवश्यक है। अगर उच्च न्यायालय कहता है कि आप जाइए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तभी आप अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अपील तब सुन सकता है जब वह इस बात को प्रमाणित कर दे कि इस मामले में कोई विशेष वैधानिक विषय है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय में होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं इसी प्रकार का प्रमाण पत्र देकर अपील के लिए अनुमति दे सकता है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जब तक निचली अदालत नहीं कहेगी तब तक नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय अपील तब सुन सकता है जब वह इस बात को प्रमाणित कर दे कि इस मामले में कोई विशेष वैधानिक विषय है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय में होना आवश्यक है, तभी जाके सर्वोच्च न्यायालय में अपील करी जा सकती है, वरना नहीं। फौजदारी अभी जो मामले हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय, अंतिम आदेश अथवा दंड के विरुद्ध अपील तभी की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि इस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाना आवश्यक है।
तो यानी जितनी भी मैंने बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो सारी की सारी उच्च न्यायालय प्रमाणित करना आवश्यक है। जब तक उच्च न्यायालय हाँ नहीं भरता है कि आप जाइए सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय का रोल होना आवश्यक है, तब तक आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील इन अवस्थाओं में हो सकती है यदि उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित करे कि विवाद का मूल्य जो है वो 20,000 रुपये से कम नहीं है, अथवा जो मामला है वो अपील के योग्य है। उच्च न्यायालय स्वयं भी फौजी अदालतों को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। यानी जो हमारे डिफेंस रक्षा से जुड़े जितने भी न्यायालय हैं उनको छोड़कर जितने भी अन्य न्यायालय हैं उन किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपील करने का विशेष अनुमति दे सकता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्षेत्राधिकार में, जिसका नाम है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। यह क्षेत्राधिकार सिर्फ सलाह संबंधी होती है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न का वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न है जो कि जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लायक है, तो वह परामर्श मांग सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना या ना करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी आवश्यक नहीं है कि यह सलाह वह अपनाए, वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सलाह अपना भी सकता है और नहीं भी। अब आते हैं हम अपने रीट संबंधी क्षेत्राधिकार पे। तो मूल अधिकार के प्रावर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रीट अधिकारिता प्राप्त है। रीट का अधिकार जो है उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों न्यायालयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त इस अधिकारिता का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन की स्थिति में राज्य के विरुद्ध उपचार प्रदान करने के लिए करता है। यह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो न्यायालय जो है वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा निषेधाज्ञा और पांचवा अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायालय को यह अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है कि वह रीट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, इन सब सारी रीटों की चर्चा हमने इससे पहले की एक वीडियो में कर रखी है, वो आप वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब चर्चा करते हैं हम अपने न्यायिक सक्रियता के बारे में। न्यायिक सक्रियता क्या होती है? तो न्यायपालिका जनहित के मामलों में कार्यपालिका अथवा विधायिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती दिखाई दे तो उसे न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी जाती है। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका अथवा विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती दिखाई दे तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं, जिसे हम जनहित याचिका भी कहते हैं। अदालत में पेश की जाने वाली यह एक याचिका है जिसे पीड़ित पक्ष की जगह किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा उठाया जाता है। ऐसे मामलों को अदालत भी स्वतः संज्ञान ले सकती है। यानी ऐसे मामले होते हैं जिसको पीड़ित पक्ष ना जाकर कोई अन्य व्यक्ति, कोई संस्था या स्वतः अदालत यानी न्यायालय भी इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकती है। यानी विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में रुकावट करती है तो न्यायिक सक्रियता की बात आती है। न्यायिक सक्रियता के तहत जो है अदालत ने जनता को जनहित याचिका के रूप में एक ऐसा हथियार दिया है जिससे वह जनहित से जुड़े मामलों में प्रयोग किया जा सके। 1980 से पहले केवल पीड़ित पक्ष न्याय के लिए अदालत से गुहार लगा सकता था, लेकिन जस्टिस P.N. भगवती और जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर पहले न्यायाधीश थे जिन्होंने जनहित याचिका को अदालत में मंजूरी दी थी। 1980 में जनहित याचिका लाई गई थी। ये डेट याद होनी चाहिए आप सभी को कि 1980 में जनहित याचिका की शुरुआत करी गई थी। जनहित याचिका जो है यह एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा वो कोई भी व्यक्ति वो किसी भी मामले पे जो है वो गुहार लगा सकता है न्यायालय से। अब बात जनहित याचिकाओं के माध्यम से जो है वो न्यायालय ने अधिकार का दायरा बढ़ा दिया है। शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाने पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के अधिकार का उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है।
यानी जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकार का दायरा जो है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि अब एक नया अधिकार भी आ गया है, जनहित याचिका, जो कि अदालत के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है। इसका दायरा में जो है अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। अगर अच्छा जीवन, शुद्ध हवा पानी पे किसी प्रकार की रुकावट आती है तो जनहित याचिका हम दायर कर सकते हैं। समाज का अधिकार, न्यायालय का मानना था कि समाज के अधिकारों का उल्लंघन पर व्यक्तियों के इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। अगर समाज में किसी भी व्यक्ति का इंसाफ जो अधिकार है वो नष्ट हो रहा है तो व्यक्ति जो है गुहार लगा सकता है जनहित याचिका के माध्यम से। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसमें न केवल व्यक्तियां बल्कि विभिन्न समूह को भी अदालतों में जाने का अवसर मिला है। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना और कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने पर बधे हुए चुनाव प्रणाली को भी सुने ज़्यादा मुफ्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार और न्यायिक सक्रियता। इसी के साथ हमारी 11th क्लास की NCERT की जो न्यायपालिका का चैप्टर है वो सब का सब खत्म हो चुका है। अब हम जानेंगे अगले चैप्टर संघवाद को, जो कि जानेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आप सभी चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करते रहें। धन्यवाद। इसी के साथ